एक ऐसा कैदी जिसने नामुमकिन को मुमकिन बनाने का फैसला किया। जेल से भागने की प्लानिंग अगले कई महीनों तक चली। उसने हर रूट की कल्पना की जिसकी हेल्प से बाहर निकलेगा। वास्तव में ये जितना सोचना आसान था शायद ऐसा हो भी जाता, बट ये एक ऐसा जेल था जो घिरा हुआ था जंगल तथा पहाड़ियों से। बाहर निकलने का मतलब था सीधा मौत, फिर भी उसने भागने का फैसला किया। यह है देश अमेरिका। यह है यूएस का राज्य वेस्ट वर्जीनिया। यहीं पर है साउथ सेंट्रल रीजनल जेल। चमचमाते कॉरिडोर, स्टील की गेट्स, इलेक्ट्रॉनिक लॉक सिस्टम और 24 घंटे निगरानी करने वाले कैमरे। हर चीज मानो इस बात का सबूत था कि कोई भी कैदी यहाँ से भाग नहीं सकता। ये दीवारें ऊंची थी और किसी भी इंसान की उम्मीद को कुचलने के लिए काफी थी। इन्हीं जेल के पीछे एक कैदी था, रॉबर्ट डेल सेफर्ड, उम्र 33 साल, पेशेवर अपराधी जिसे कई आर्म रोबरी के मामले में दोषी ठहराया गया था। वह चालाक तथा बेहद फुल वाला था। उसने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा जेलों में ही बिताया था। अलग अलग जेल, अलग अलग सिस्टम, और हर बार वह उन दीवारों के मिस्ट्री को समझ लेता था। उसे मालूम था कि जेल का सबसे मजबूत हिस्सा उसका सिस्टम नहीं बल्कि इंसानों की लापरवाही होती है। साउथ सेंट्रल जेल में आने के बाद भी वह शांत नहीं रहा। बाकी कैदी जहाँ समय काटने के लिए टीवी देखते थे या सिगरेट पीते थे, वहीं सेफर्ड का दिमाग लगातार काम कर रहा था निकलने की नई योजना को लेकर। वह हर दीवार, हर कैमरे, हर यार्ड, हर ड्यूटी शिफ्ट को नोटिस कर रहा था। उसने धीरे धीरे समझा कि यह जेल पूरी तरह मीडियम सिक्योरिटी कैटेगरी में आती है। बाहर से देखने पर यह फोर्ट नॉक जैसे लगती थी, लेकिन भीतर की डिजाइन में कुछ ह्यूमन एरर थी, खासकर रिक्रिएशन एरिया, जहां कैदियों को दिन में कुछ वक्त खेलने या टहलने की परमिशन दी जाती थी। उस जगह को बनाते समय इंजीनियरों ने उसे बिल्डिंग के बीच में रखा था। चारों ओर ऊंची दीवारें, ऊपर हल्की जालीदार छत और चारों कोनों में कैमरे। पहली नजर में यह बिल्कुल सुरक्षित लगती थी, पर उसने नोट किया कि वहाँ कोई रेजर वायर नहीं था, न ही स्टील की सलाखें जो ऊपर से उसे पूरी तरह बंद करती। वह रोज अपने शेड्यूल टाइम पर रिक्रिएशन यार्ड जाता। ऊपर की ओर देखता, दीवारें लगभग 20 फीट ऊंची थी। ऊपर लगी चेन लिंक फेंस के पार बस एक पतली पैरामीटर थी, जिसके पार था जंगल और जंगल के पार आजादी। इसके बारे में उसने अपने साथी कैदियों से बातें की, पर खुलकर कुछ नहीं बताया। उसे पता था कि ज्यादा लोगों को शामिल करने का मतलब प्लान को खतरे में डालना। फिर भी उसे एक साथी चाहिए था जो सही समय पर मदद कर सके। उसने तय किया कि अगर उसे मौका चाहिए तो पहले एकांतवास सोलिटरी कन्फाइनमेंट में पहुंचना होगा, क्योंकि वही जगह थी जहां से रिक्रिएशन यार्ड तक का सीधा रास्ता था। अंदर जाने के लिए कोई बहाना चाहिए और उसने वह बहाना खुद बनाया। एक दिन उसने एक साथी कैदी से झगड़ा किया। मामूली बात पर लड़ाई हुई और सेफर्ड ने उसे दबोच लिया। वह जानबूझकर उसे हल्की चोटें पहुंचाया, इतनी कि गार्ड तुरंत इंटरफेरेंस करें, लेकिन मामला मर्डर का न बने। योजना के अकॉर्डिंग हुआ भी ऐसा ही। अधिकारी तुरंत सेफर्ड को डिसिप्लिनरी एक्शन के तहत एकांतवास में भेज दिए। वहीं से शुरू हुआ दूसरा स्टेप। सोलिटरी कन्फाइनमेंट का मतलब था कोई और कैदी नहीं, सिर्फ अकेलापन और समय। उसे पता चला कि हर शाम उसे अकेले रिक्रिएशन यार्ड में टहलने का 1 घंटा दिया जाएगा, बिल्कुल अकेला, बिना किसी और कैदी के। यही वह मोमेंट था जिसकी उसे जरूरत थी। वह जानता था कि यार्ड में कैमरे लगे हैं, पर कैमरे के साथ एक बड़ी गलती थी। वे कैमरे उस समय पैन या टिल्ट नहीं कर सकते थे, मतलब उनकी नजर सिर्फ एक परमानेंट डायरेक्शन में रहती थी। जूम का ऑप्शन भी नहीं था। आउटकम यह हुआ कि यार्ड का सिर्फ 65% हिस्सा ही कैमरे की निगरानी में है, बाकी का 35% हिस्सा ब्लाइंड स्पॉट था। अब सवाल था 20 फीट ऊंची दीवार पर कैसे चढ़ा जाए। उसने पहले सोचा कि किसी तरह रस्सी बनाई जाए, लेकिन जेल में रस्सी कहाँ से आए। फिर उसके दिमाग में आया दूसरा विचार, डेंटल फ्लॉस। सोचा अगर वह कई पैकेट फ्लॉस को जोड़ दे तो एक मजबूत रस्सी बन सकती है। दरअसल जेल में कैदियों को डेंटल केयर के लिए फ्लॉस मिलती थी, जो बेहद महीन लेकिन बहुत मजबूत होती थी। उसने अनुमान लगाया कि 7 पैकेट फ्लॉस से लगभग 20 फीट लंबी रस्सी बनाई जा सकती है। उसने ये तय किया कि उसे जितनी फ्लॉस मिले उन्हें जोड़कर एक लंबी तथा फ्लेक्सिबल और मजबूत रस्सी बनाए। अब उसे चाहिए था एक छोटा हेक्सास ब्लेड, ताकि ऊपर लगी स्टील जाली को काट सके। प्रिजन में ब्लेड लाना नामुमकिन था। इसके बाद भी उसने जेल के ट्रस्टी को रिश्वत दी, सिगरेट और कुछ खाने की चीजें। ट्रस्टी ने रिस्क उठाया और कुछ दिनों बाद कैदी को ब्लेड मिल गया। अब समस्या थी कि ब्लेड का इस्तेमाल वह खुले सेल में नहीं कर सकता। उसे दोबारा प्राइवेसी चाहिए, यानी फिर से एकांतवास। उसने फिर एक छोटा सा हंगामा किया, दीवार पर पैर मारी, खुद को चोट पहुंचाई और अधिकारियों को मजबूर किया कि उसे एकांतवास में डाल दिया जाए। वहां अपने अकेले कमरे में उसने फ्लॉस की रस्सी बनानी शुरू की। दिन रात वह उन्हीं महीन धागों को गुथता रहता। उंगलियां छिल गईं, त्वचा कट गई, लेकिन रस्सी बनती रही। 48 घंटे के भीतर उसने इतनी मजबूत फ्लॉस रस्सी तैयार कर ली कि वह अपने शरीर का वजन सह सके। अब चुनौती थी कि इस रस्सी
रस्सी और ब्लेड को कैसे रिक्रिएशन यार्ड में पहुंचाया जाए। गार्ड हर जगह तलाशी लेते थे, हर जेब, हर कपड़ा, हर जूता चेक किया जाता था। लेकिन एक जगह थी जहां वे शायद ही कभी चेक करते थे, बॉडी के प्राइवेट पार्ट के आसपास। उसने फ्लॉस को अपने जेंटल्स के चारों ओर लपेट कर छिपाया। ये जोखिम भरा था, लेकिन यही था एक ऑप्शन। कुछ दिनों बाद उसे फिर अपने रेगुलर रिक्रिएशन समय पर बाहर लाया गया। उसी दिन उसने पहला ट्राई किया। वह यार्ड के उस हिस्से में खड़ा था जहां कैमरे नहीं पहुंच पाते थे। उसने अपने वॉकमैन से निकाली हुई बैटरी को रस्सी की एक छोर पर कसकर बांधा। उसने बैटरी को ऊपर की ओर फेंका। उम्मीद था कि ये जाली में फंस जाएगा और उसे ऊपर चढ़ने का मौका मिलेगा, लेकिन यह आसान नहीं हुआ। पहली कोशिश फेल रही। दूसरी बार रस्सी दीवार से टकराकर वापस गिरी। तीसरी बार भी कुछ नहीं हुआ। करीब 45 मिनट तक कोशिश करता रहा, हर बार नाकामयाब रहा। उसके हाथ थक चुके थे। अल्टीमेटली उसे अपने सेल में वापस लौटना पड़ा निराशा के साथ। 2 दिन तक उसने यार्ड में कुछ भी नहीं किया। उसने रस्सी फेंकी और इस बार बैटरी जाली में फंस गई। अब सब कुछ उस पतली डेंटल फ्लॉस पर डिपेंड था। उसने धीरे धीरे रस्सी को खींचा, ये इंश्योर किया कि वह मजबूती से फंसी है या नहीं। रस्सी उसकी उंगलियों में गहराई तक फंस रही थी। दर्द से उसकी सांसें भारी हो रही थी, पर वह नहीं रुका। करीब 20 मिनट की चढ़ाई के बाद ऊपर पहुंच गया। सामने थी स्टील की जाली जो रिक्रिएशन यार्ड की छत के रूप में लगी हुई थी। वह ब्लेड निकाला और धीरे धीरे जाली को काटना शुरू किया। हर कट के साथ मेटल कमजोर हो रही थी। कुछ ही देर में जाली खुल गई और उसने अपने शरीर को ऊपर खींचा। धीरे धीरे उस सुराख से बाहर निकल गया। अब वह जेल की छत पर था। कूदना है नीचे, पर नीचे कांटेदार तार की बाड़ थी। एक पल के लिए रुका, फिर छलांग लगाई। वह जमीन पर गिरा, दर्द हुआ पर हड्डी टूटी नहीं। वह उठ खड़ा हुआ और दौड़ पड़ा। चारों ओर जंगल था। उसने पीछे मुड़कर देखा। जेल शांत थी, कोई सायरन नहीं, कोई अलार्म नहीं। कई सालों बाद पहली बार उसने हवा को महसूस किया जो दीवारों के बिना थी। वेस्ट वर्जीनिया के घने जंगलों और पहाड़ी रास्तों के बीच गायब हो चुका था। रात का सन्नाटा अब धीरे धीरे गहरा होता जा रहा था। उसने अपनी पुरानी जेल यूनिफॉर्म के ऊपर एक फटी हुई जैकेट डाल ली थी, जिसे उसने रास्ते में फेंके कपड़ों के ढेर से निकाली थी। अब उसका पहला और सबसे अहम काम था गायब हो जाना। उसने जंगल की ओर रुख किया। वेस्ट वर्जीनिया के पहाड़ों में यह इलाका बहुत कठिन था। झाड़ियां, गहरी ढलानें और कीचड़ भरे रास्ते। उसने जेल में रहते हुए नक्शों का अध्ययन किया था और उसे ठीक ठीक अंदाजा था कि कौन सा रास्ता नदी तक ले जाता है और कहां से स्टेट बॉर्डर पार की जा सकती है। नदी पार करने के बाद उसने थोड़ा रुककर आराम करने का फैसला किया। वह धीरे धीरे उठा, पेड़ों के बीच से आगे बढ़ा और एक सुनसान केबिन तक पहुंचा जो ऊंट कटर इस्तेमाल करते थे। अंदर कुछ पुराने टीन के डिब्बे और एक जंग लगा स्टोव था। यह कम से कम कुछ घंटों की राहत मिल गई थी, लेकिन रिलीफ ज्यादा देर नहीं चली। दूर कहीं से सायरन की आवाज आने लगी। उसे अब पता था कि खोज शुरू हो चुकी है। सुबह तक पुलिस ने पूरे इलाके में चेक पॉइंट लगा दिए थे। उसके पास अब खाना या पानी का कोई और स्रोत नहीं था। उसे चलना ही था। जितना देर रुकता सर्च स्क्वाड उतना ही करीब आ जाते हैं। वह फिर निकल पड़ा पहाड़ियों के बीच से। शाम होते होते वह थक चुका था, लेकिन उसे रुकना नहीं था। तीसरे दिन की सुबह जब जंगल से निकलकर छोटे कस्बे के बाहरी हिस्से में पहुंचा, वह कमजोर हो गया था, लेकिन उसके कदम धीमे नहीं पड़े। उसने एक ट्रक ड्राइवर को दूर से देखा जो वाहन में सामान लोड कर रहा था। पास जाकर बोला, भाई ब्लू फील्ड की ओर चलोगे? ड्राइवर ने उसके बारे में सवाल किया। जवाब मिला कि काम के तलाश में हूँ, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। ड्राइवर ने थोड़ा सोचा और फिर उसे अपने साथ ले लिया। जैसे ही ट्रक पेट्रोल स्टेशन पर रुका, वह उतरकर गायब हो गया। हर ट्रक, हर बस, हर रेलवे स्टेशन पर उसकी तस्वीरें लग चुकी थी। पहाड़ों के बीच चलना आसान नहीं था। मिट्टी फिसलन भरी थी। कई बार वह गिरा, कभी झाड़ियों में फंसा, लेकिन हर बार खुद को उठाया। वह जानता था कि एक गलती उसे फिर से सलाखों के पीछे ला सकती है। 3 दिन लगातार वह जंगलों में भटकता रहा। पूरी तरह कमजोर हो चुका था, शरीर कांप रहा था। उस दिन सूरज ढलता है। अब वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। हेलीकॉप्टर की रोशनी अब जंगल के ऊपर घूमने लगी। कैदी ने ऊपर देखा। तेज रोशनी पेड़ों के बीच झिलमिला रही थी। अब उसके हालात अलग थे। भूखा था, थका हुआ और कमजोर। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ वह उठा। अचानक कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। उसे लगा जैसे कहीं पास में किसी की कदमों की आवाज है। वह पूरी ताकत से भागना शुरू कर दिया, कांटों को चीरते हुए, झाड़ियों को लांघते हुए। FBI ने ऑर्डर दिया कि अपराधी जिंदा या मुर्दा चाहिए। जल्द ही 41वां दिन शुरू हुआ। शेफर्ड जंगल के अंदर एक घने पेड़ों वाले इलाके में छिपा हुआ था। उसका शरीर थक चुका था, हाथ पैर चोटिल थे और भूख से कमजोर हो चुका था, लेकिन दिमाग अब भी तेज था। हर कदम सोच समझकर उठाया जा रहा था। शेफर्ड अब नदी के पास पहुंचा। पानी की धारा तेज थी, लेकिन उसे पार करना ही था। धीरे धीरे पानी में कदम रखा। वह जानता है कि अब वह जंगल में ज्यादा देर नहीं टिक सकता। उसके पास कोई खाना नहीं बचा था,
शरीर में ताकत नहीं थी और सबसे ज्यादा उसकी नशे की तलब फिर लौट आई थी। इससे पहले उसने कई फार्मेसियों में डकैती डाली थी। वह ड्रग एडिक्ट था। उसने खुद ये कन्फेस किया कि वह नशे का आदी था। अपनी लत पूरी करने के लिए उसे चोरी करनी पड़ती थी। वह अपने अंदर के उस दर्द को रोक नहीं पा रहा था जो हर एडिक्ट आदमी महसूस करता है। उसने फैसला किया कि उसे किसी फार्मेसी तक पहुंचना होगा, एक ऐसा इलाका जहां छोटे छोटे कस्बे हैं और जिसमें से एक कस्बा था मिनरल वेल्स। सुबह का समय था। वह धीरे धीरे जंगल की आखिरी सीमा पार कर रहा था। बालों को ठीक किया और अपनी पुरानी टोपी सिर पर रखी। उस टोपी के नीचे छिपा था एक गंजा सिर, जो अब पहचान छुपाने का उसका सबसे आसान तरीका था। कुछ किलोमीटर चलने के बाद उसे एक छोटा कस्बा दिखाई दिया। साइन बोर्ड पर लिखा था मिनरल वेल्स। टाउन छोटा था लेकिन लोगों की आवाजाही नॉर्मल थी। दुकानों के बाहर कारें खड़ी थी और एक कोने में एक छोटी सी फार्मेसी थी सफेद रंग की। धीरे धीरे फार्मेसी की ओर बढ़ा। अंदर एक लेडी थी लगभग 40 वर्ष की, नाम नैन्सी। वह काउंटर पर दवाइयों के बोतल को अरेंज कर रही थी। दरवाजे की घंटी बजते ही उसने सिर उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, कैन आई हेल्प यू? शेफर्ड ने उसकी ओर देखा। धीमी आवाज में कहा, क्या आप फार्मासिस्ट हो? कैदी ने एक तकिए का कवर आगे बढ़ाया और कहा, ये सब दवाइयाँ इसमें डाल दो। नैन्सी कुछ समझ नहीं पाई। उसने हल्के से कवर खोला। अंदर एक गन थी। एक पल के लिए पूरा एनवायरनमेंट फ्रीज हो गया। महिला के चेहरे पर डर उभर आया। शेफर्ड ने बहुत धीमी लेकिन हार्श वॉइस में कहा, सारी पेन किलर नार्कोटिक ड्रग इसमें डाल दो जल्दी। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह जानती है कि जरा सी गलती उसकी जान ले सकती है। उसके अंदर की बेचैनी ये साफ दिखा रही थी कि वह डर भी रहा है। जब तकिए का कवर लगभग भर गया तो उसने कहा कि नीचे लेट जाओ। दरवाजा खुला और शेफर्ड बाहर निकल गया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, नैन्सी फोन की ओर बढ़ी। पुलिस को कॉल किया। बताती है कि यह वही आदमी है, वही कैदी। उसके पास गन है। लाल और सफेद फोर्ड ट्रक को लेकर भागा है, जल्दी भेजिए। अब यह सिर्फ भगोड़े की तलाश नहीं थी, यह वेस्ट वर्जीनिया की सबसे बड़ी मैन हंट में बदल चुकी थी। हर काउंटी, हर हाईवे, हर पुलिस कार को उस रेड व्हाइट ट्रक का नंबर दिया गया। सायरन गूंजने लगे, रोड ब्लॉक लगाए गए और जल्द ही पुलिस की गाड़ियां ट्रक के पीछे थी। कैदी अब हाईवे पर था। ट्रक की स्पीड बहुत तेज थी, 120 से 140 किलोमीटर पर आवर। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कसकर जमे थे। पीछे से सायरन की आवाजें पास आ रही थी। वह जानता था कि अब या तो पकड़ा जाएगा या मारा जाएगा। उसने सड़क छोड़ने का फैसला किया और टर्न होकर एक कच्चे रास्ते पर मुड़ गया। यह सड़क पेड़ों से घिरी थी, शार्प टर्न और ढलान वाले थे। ट्रक उछलता हुआ चला गया। धूल का बादल हवा में भर गया। पुलिस की गाड़ियां पीछे थी लेकिन वे सावधानी से चल रहे थे क्योंकि उन्हें डर था कि कैदी किसी भी वक्त गोली चला सकता है। अचानक ट्रक का पहिया फिसला। वह एक शार्प टर्न पर काबू खो बैठा और ट्रक दो पेड़ों के बीच जाकर टकरा गया। एक जोरदार आवाज गूंजी, धुएं का गुब्बारा उठा। कैदी झटके से बाहर कूदा। उसके हाथ में तकिए का कवर था। वह दौड़ता हुआ पेड़ों की ओर भागा और जंगलों में गायब हो गया। पुलिस कुछ ही मिनटों में घटना स्थल पर पहुंच गई। पिकअप ट्रक का दरवाजा खुला था। इंजन अभी भी चालू था। चारों ओर शांति थी, बस झाड़ियों में हवा की सरसराहट। ऑफिसर्स अलर्ट थे। सबको पता था कि यह आदमी हथियार के साथ है और किसी पल हमला कर सकता है। उन्होंने इलाके को घेरना शुरू किया। उसी समय दो बच्चे, एक लड़का और एक लड़की पास की सड़क पर चल रहे थे। एक ऑफिसर ने पूछा, क्या आपने किसी अजनबी को देखा? लड़की ने कहा कि हाँ, अभी अभी एक आदमी को देखा। वह जंगल की ओर भागा था। उसके हाथ में कुछ था। इस तरह सर्च टीम को दिशा मिल गई। टीम अपनी पोजीशन ली, हथियार तैयार किए और ढलान की ओर बढ़ी। कांटेदार झाड़ियों के पीछे उन्हें किसी की हलचल दिखी। वह था रॉबर्ट डेल शेफर्ड। वह आदमी जो 41 दिनों से इस जंगल का पार्ट बन चुका था। उसकी आंखों में अब कोई चक्की चालाकी नहीं दिख रही थी, सिर्फ थी थकावट। चारों ओर से गंस उस पर तनी थी। वह धीरे धीरे सिर उठाता है। उसकी आंखें कुछ खोजती हैं, शायद कोई रास्ता, शायद कोई चमत्कार। लेकिन अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वह जानता था अगर उसने जरा से भी मोमेंट की तो गोलियों की बारिश हो जाएगी। वह खड़ा हुआ, हाथ ऊपर उठाया। उसे जमीन पर झुकने का ऑर्डर दिया गया। कैदी बिना विरोध किए घुटने के बल बैठ गया। उसकी टोपी उतर गई और नीचे उसका गंजा सिर दिखा। एक ऑफिसर ने पास जाकर उसकी टोपी उठाई। शायद ये वही टोपी थी जिसने 41 दिनों तक उसकी पहचान छुपाई थी। हथकड़ी उसकी हाथों में लगी और उसके साथ ही 41 दिनों की भागा दौड़ खत्म हुई। जेल अथॉरिटी के लिए यह वार्निंग थी। उन्होंने तुरंत सुरक्षा बढ़ा दी। रेजर वायर से दीवारें दोबारा लपेटी गईं। डिजिटल पैनल, नए कैमरे और विजिलेंस बढ़ा दी गई। यहाँ तक कि प्रिजनर को डेंटल फ्लॉस के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दिया गया क्योंकि शेफर्ड ने वही इस्तेमाल करके अपनी रस्सी बनाई थी।